सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021234494 पर। चरखी दादरी इसका एक विशेष स्थान है। न केवल यहाँ के लोग मेहनती हैं, प्रदेश के विकास में अपना योगदान किए हैं। एक दूसरा कारण भी चरखी दादरी के बारे में मैं अपना बताता हूं कि मैंने चरखी दादरी को बहुत नजदीक से देखा है। सन 1990 से, यानी 32 साल पूर्व मेरा चरखी दादरी से संबंध है। मैं जब सामाजिक कार्यों में काम करता था तो लगातार चरखी दादरी आना जाना होता था, और उस समय पीड़ा थी कि चरखी दादरी पिछड़ा हुआ इलाका हरियाणा का है, लेकिन चूंकि उस समय राजनीतिक क्षेत्र के नाते से, सरकार के नाते से हमारा कोई ऐसा अधिकार हमारे पास नहीं था जिसके लिए हम चरखी दादरी का कुछ भला करने में अपना योगदान कर सकें, कोई विकास की योजनाओं में अपनी बात कह सकें। सुझाव मात्र देते थे। 96 से 98 सांझी सरकार में हम शामिल हुए थे, लेकिन उस समय भी जो हम करना चाहते थे वो नहीं हुआ। जब सरकार हमारी आई तो आपको ध्यान में है कि हमने सबसे पहले इस क्षेत्र को जिले के रूप में 2016 के अंदर ये घोषणा करके 22वां जिला ये हमने तुरंत बनाया था। यहां के लोगों की मांग भी थी, यहां की जरूरत भी थी, और उसी अनुसार जिला क्योंकि जब नया बनता है तो प्रारंभ में कोई योजना ना तो अधिकारियों के पास होती है, ना किसी नीचे काम करने वाले लोगों को पता होता है कि जिले के नाते क्या क्या करना होगा। उसके बाद काम करना हमने शुरू किया, और जब काम करते करते जब ध्यान में आया यहाँ की आवश्यकताएं, तो इस जिले में जब पिछली बार आया था लगभग 200 घोषणाएं मैंने की थी, और उन 200 घोषणाओं में 70% जो है वो पूरी हो गई है। करोड़ों रुपए पिछली बार भी हमने बजट में दिए थे, 470 करोड़ रुपए स्वीकार किए गए थे, जिसमें 260 करोड़ रुपए का और काम जो है ये पूरा हो चुका है। अब आज भी मैंने 17 परियोजनाएं लगभग 350 करोड़ की आज शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं, आप सबको समर्पित किए हैं। तो मित्रों, ये जब लगातार चलने वाला काम इस जिले में, इसको आगे बढ़ते हुए जब मैं देखता हूं तो भले सबसे आखिर में हमारा जिला 22वां जिला बना है, लेकिन जो विकास के काम भले ही वो गति उसकी जितनी हम चाह रहे हैं उतनी अभी नहीं बनी, जो आगे बनेगी, लेकिन काम होते हुए हमको ये प्रसन्नता जरूर होती है कि चरखी दादरी जिसको हमने जिला घोषित किया था वो धीरे धीरे एक पूर्ण रूप से जिले का जो है रूप ले रहे हैं। बड़ी बड़ी परियोजनाएं सारे प्रदेश में जो चल रही हैं, उसका लाभ निश्चित रूप से चरखी दादरी को भी मिल रहा है, क्योंकि चरखी दादरी संयोग से चारों तरफ से हरियाणा के ही जिलों से घिरा हुआ है। केवल 2 जिलों को छोड़कर 20 जिले ऐसे हैं जिसका कोई ना कोई एक बाहर प्रदेश का भी जिला साथ लगता है, लेकिन चरखी दादरी और रोहतक 2 ऐसे जिले हैं जो हरियाणा के ही जिलों से घिरे हुए हैं। उन जिलों के विकास का लाभ भी इन जिलों को मिलता है। जैसे ये जो सड़क बन रही है 172D इस्माइलाबाद से शुरू हुई, और नांगल चौधरी जयपुर का नेशनल हाईवे उस तक ही जुड़ना था। स्वाभाविक है कि वो सड़क हमारे चरखी दादरी के अंदर से होकर गई। नेशनल हाईवे 17 बने हैं, 17 नेशनल हाईवे जो मंजूर हुए हैं, बन रहे हैं, उनमें कई नेशनल हाईवे ये हमारे यहां जा रहे हैं, निकल करके जा रहे हैं। एक सड़क जो सोनीपत से और झज्जर होकर के दादरी होकर के लोहारू जाती है 334D, ये भी हमारे चरखी दादरी में से ही होके जा रही है। तो इस प्रकार से जब क्रिस क्रॉस होता है, जो सड़क यहां से और भिवानी होकर के जींद जाएगी, वो भी
आखिर इसी रास्ते से होकर के हमारा भिवानी के साथ संपर्क जुड़ेगा। तो ये जिला सबसे पहले आसपास के सब जिलों के साथ सीधा नेशनल हाईवे के साथ अथवा 10 मीटर चौड़ी सड़कों के साथ जुड़ेगा। ये सबसे बड़ी एक प्रकार की इस जिले को सौगात होगी। हमने उद्योग के नाते जो उद्योग यहां चल रहे हैं या नए उद्योग जो बनेंगे, तय किया है हमने कि हर ब्लॉक में एक पद्मा स्कीम के अंतर्गत लगभग 50-60 एकड़ का इंडस्ट्रियल एरिया, जिसके अंदर एक प्रोडक्ट एक ब्लॉक, उसको विकसित करने जा रहे हैं ताकि दादरी जिले के भी सभी ब्लॉक वहां पर इस प्रकार के क्लस्टर ये बनेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे स्थानीय लोगों को जो काम करना चाहते हैं, अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, थोड़ी पूंजी से वो लगा सकते हैं, या जो रोजगार मिलेगा यहीं के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि बड़े उद्योगों में कई बार बड़े उद्योगपति बहुत दूर दूर से बाहर से भी ला करके लगा सकते हैं। छोटा ही उद्योग है हमेशा जो अपने आसपास के लोगों को नौकरी देता है। हमने पिछले 7 साल में उद्योगों के लिए इतनी सहूलतें दी हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये एक टर्म होती है जिसके अंदर हरियाणा देश में तीसरे स्थान पर आया है, यानी तीसरा रैंक आया है। हमारे से आगे सिर्फ 2 प्रदेश और हैं, लेकिन उसमें भी उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए, निवेश करने के लिए हमने बहुत योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं में बढ़ाते हुए साथ साथ एमएसएमई छोटा जो उद्योग है, माइक्रो मीडियम और मीडियम माइक्रो जो उद्योग होता है, लघु और सूक्ष्म उद्योग होता है, इसकी भी बहुत स्कोप बढ़ा है। लगभग 80,000 उद्योग हरियाणा में लगे हैं। पिछले 7 साल में 5.5 लाख लोगों को सीधा उसमें रोजगार मिला है। तो इसलिए ये सारे काम जब होंगे तो हर जिले को इसका लाभ होगा। और हमारे सामान को हम, जो कि समुद्र किनारे हमारा प्रदेश नहीं लगता और समुद्र के माध्यम से एक्सपोर्ट करना होता है, तो उसकी व्यवस्थाएं बड़ी अभी कम हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए हैं। एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो यहां से सीधा गुजरात और मुंबई होकर के आगे जाएगा। इसी प्रकार एक ईस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो अमृतसर से चलेगा और कलकत्ता तक जाएगा। बीच में हरियाणा हमारा अंबाला, यमुनानगर 2 जिले वो भी आएंगे। तो हम जितने सामान की यानी यहां उत्पादन करेंगे उनको कम खर्चे में और एक्सपोर्ट करने का जो सुविधा है वो हरियाणा को एक प्रकार से इनके माध्यम से मिलेगी। मित्रों, बड़े प्रोजेक्ट में हमारे यहां एयरपोर्ट अपनी जमीन पर कोई भी नहीं है। मतलब जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको कह सकते हैं, या तो दिल्ली के एयरपोर्ट का सहारा लेते हैं या फिर चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का। हमारा हिस्सा है चंडीगढ़ के एयरपोर्ट में भी, लेकिन वो हमारी अपनी भूमि पर नहीं है, टेरिटरी में नहीं है। हमारा पहला एयरपोर्ट हिसार, जो यहां से बहुत नजदीक है अपने को, हिसार में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो बनना शुरू हो गया है। और आने वाले 2 साल के अंदर नेशनल फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, कार्गो फ्लाइट्स सब वहां से चलनी शुरू होंगी। इस जिले के लोगों को भी जिनको हवाई उपयोग करना होगा अपनी यात्रा का, वो उसमें कर सकेंगे। बहुत बड़ा काम हो रहा है। एक बड़ी फैक्ट्री सोनीपत में, रेल कोच फैक्ट्री 1000 एकड़ में ये बन चुकी है। उसका उद्घाटन होना शेष है और उसमें भी जब शुरू होगी तो यहां से हम रेल के कोच बना करके भी सारे देश के रेलवे को जो है वो हम देंगे। हर जिले में मेडिकल कॉलेज की बात कही गई। हमने 2015 में आते ही कहा था डॉक्टरों की संख्या कम है, हमें आज 2 करोड़ 80 लाख आबादी होने के नाते से 28,000 डॉक्टर चाहिए। और आज हम देखते हैं तो मात्र 13 से 14,000 डॉक्टर ही सरकारी और प्राइवेट सब हैं, केवल आधे हैं, 50% है। इसलिए सब कॉलेज जो आज खोले हैं इसमें जैसे शुरू हो जाएंगे और मेडिकल एडमिशन के बाद जो एमबीबीएस बन करके निकलेंगे आज से 5 साल 6 साल बाद, जो आज कुल मिला के 1600 डॉक्टर नए बन रहे हैं, उस समय 3000 नए डॉक्टर हर साल बन करके निकलेंगे, जिसका हम सबको बहुत बड़ा उपयोग होगा। लंबी योजनाएं ये भी हम सब बना रहे हैं, चाहे वो अस्पतालों की हो, मेडिकल कॉलेज की हो, स्कूलों की हो, कॉलेजेस की हो। लड़कियों के कॉलेज की आप बात बताई, हर 20 किलोमीटर के अंदर एक जो कॉलेज है, आज भी बौंद कला के कॉलेज का क्या शिलान्यास है, उद्घाटन है, शिलान्यास हुआ बौंद, आज शिलान्यास किया है। उसकी बिल्डिंग बननी शुरू हो जाएगी और मेरे ख्याल पहले उसमें चल भी रही होगी किसी और भवन में, वहां भी लड़कियों के कॉलेज, लड़कियों की शिक्षा के नाते से उसका उपयोग कर पाएंगे। भाइयों बहनों, अब हम देखते हैं कि ये सब विकास, सड़कें हैं, कई बिल्डिंग्स हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, ये सब विकास होता है, कहते हैं इसी से विकास दिखता है।
लेकिन मेरा मानना यह है कि केवल इतने को ही विकास नहीं कहेंगे। विकास हम कहते हैं कि लोगों का जो जनजीवन है उसको कैसे सुखी किया जाए, और लोगों के जनजीवन को सुखी करने के लिए एक सबसे बड़ी जरूरत होती है कि जो सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, वो ठीक से लोगों तक, पात्र लोगों तक पहुंचनी चाहिए। योजनाएं तो गरीबों के लिए बनती हैं, मध्यम वर्ग के लिए बनती हैं, लेकिन अभी तक क्या हमने देखा कि उसका लाभ उठाने वाले, जिसका थोड़ा संबंध संपर्क है, जो थोड़ा चालाकी से काम कर सकता है, जो थोड़ा अपनी सेटिंग कर सकता है, योजनाओं का लाभ वो ले जाता है, और एक सामान्य आदमी, गरीब आदमी, वो उस खिड़की तक भी नहीं पहुंच पाता, और खिड़की तक पहुंच भी जाए तो परेशानी इतनी हो जाती है कि झक मार करके वहीं छोड़ के आ जाता है कि मुझे नहीं चाहिए इसका फायदा। लोग परेशान होते रहे हैं। हमने 3 साल पहले एक नया संकल्प मन में लिया था कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि लोगों को लाभ लेने के लिए खिड़की पर ना आना पड़े। हम व्यवस्था ये बनाएंगे जिसको जरूरत है जिस चीज की, वो सरकार का आदमी जिला केंद्र पर बैठा तो वहां से, ब्लॉक केंद्र से है तो वहां से, सब डिवीजन है तो वहां से, लोगों के घर जा करके और उस सुविधा को बताएगा, ये सुविधा आपके लिए है, इसका आप फार्म भर के ले लो। हम नहीं चाहते कि लोग धक्के खाएं। शुरू में हमने देखा शिकायत करने के लिए लोग भीड़ लग जाती थी, अपना कागज लेके खड़े हो जाते थे, मेरी ये समस्या है, मेरी पटवारी की है, मेरी पुलिस की है, मेरी खेती की है, मेरी पटवारी, यानी कई प्रकार की समस्याओं के कागज। और एक आदमी क्या करता था, अपनी समस्या को लेकर के सबसे पहले तो उसको लिखकर 20 कापियां वो करवाता था, जो मिल गया उसी को देता था, खाली नाम भर के दे देता था। उसको भी पता कि 20 जगह दूंगा तो शायद कहीं पहुंच जाएगा। मैंने कहा ये गलत है। 2015 में ही हमने सीएम विंडो बनाई थी, उस सीएम विंडो में जाओ, अपनी एप्लीकेशन लगा दो, हमारे पास अपने आप पहुंच जाएगी, संबंधित विभाग को चली जाएगी, विभाग अपने आप नीचे जाकर उसका हल निकालेगा। और हल निकालते समय एक एमिनेंट पर्सन, समाज का कोई एक जिम्मेवार आदमी उसके साइन करा के तब बताएगा ये समस्या हल हुई है। और समस्या हल होने वाली ना हो तब भी जो शिकायत करता उसको बताएंगे भाई ये समस्या हल होने वाली नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि ये तो हो ही जाएगा, आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप तो भगवान हैं, आप तो ये हैं, आप क्या नहीं करा सकते, सब कुछ करा सकते हैं। मित्रों, अब लोकतंत्र का जमाना है, वो राजा महाराजाओं वाला हिसाब किताब नहीं है। इस लोकतंत्र में तो हर किसी को पता है कौन सा काम ठीक है, कौन सा काम गलत है। गलत काम एक भी कर दें तो किसी ना किसी को तो फांसी टूटना पड़ेगा। हम इतिहास देख के बैठे हैं, कितने लोग भुगत रहे हैं। तो इसलिए आज मैं हरियाणा वासियों को अपील करता हूं कि हम सब मिलकर के एक बात तय करें कि जो ठीक काम होगा उसको करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, उसको ही कराने में सहायता करेंगे, मदद करेंगे। अगर कोई काम गलत हमको पता लग जाए, जब तक पता ना लगे ठीक है, पता लग जाए कि काम गलत है, इसमें मेरा फायदा होगा तो 4 लोगों का नुकसान होगा, उस काम को वहीं रोकना चाहिए। ठीक कैसे हो सकता है उसका रास्ता ढूंढना चाहिए। समाज के सोच को बदलना है हमको, और सोच बदलने के लिए हमने कई प्रोग्राम किए। एक उसमें परिवार पहचान पत्र बनाया, और परिवार पहचान पत्र में हर परिवार का डाटा हमने बना लिया, कितने सदस्य हैं, क्या करते हैं, उनके काम क्या क्या करते हैं, पढ़ाई कौन कौन करता है, रोजगार क्या है, कितनी इनकम है, गरीब है, अमीर है, बीपीएल है, या अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से उसको कोई और सहायता मिल सकती है। अंत्योदय अन्न योजना ये सबसे गरीब लोगों के लिए अन्न योजना है। और जो अच्छा संपन्न है उसको बताते हैं भैया तुम्हारे पास बहुत कुछ है, दूसरे की सहायता भी करो। सहायता के कार्यक्रम बहुत चलते हैं, सेवा के काम बहुत चलते हैं। तो इसमें समाज के अंदर धारणा है कि सरकार का सेवा से कोई लेना देना नहीं। सरकार बनती है तो राजनीतिक नेता इस सत्ता का उपयोग लूटने के लिए, खाने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए करते हैं। लेकिन हमने वो मायने बदल दिए कि राजनीति में भी जो आएगा किसी लेवल पर आए, गांव में पंच सरपंच करके आए, या प्रदेश में एमएलए और मुख्यमंत्री बन के आए, केंद्र में सांसद या प्रधानमंत्री बन के आए, सबका काम सेवा है। प्रधानमंत्री ने तो कहा कि मैं इस देश का प्रधान सेवक हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं कहा, प्रधान सेवक कहा। तो इस नाते से ये सारी चीजें समाज में लाने के लिए बहुत सी चीजें हमने की। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सेवाएं देनी शुरू की। अब ना आपको दफ्तर जाना पड़ेगा, ना कोई दस्तावेज देना पड़ेगा, और ना ही कहीं उसके लिए कोई फरियाद लगानी पड़ेगी। अपने आप ही सारी योजनाएं आपको मिलेंगी। अगर इसमें मैं एक उदाहरण देता हूं तो हमने जो बुजुर्ग हैं ये पेंशन के लिए चक्कर काटते थे 60 साल का होने के बाद, और जगह जगह
या तो इनको अपनी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, या अपनी आय लिखानी पड़ती थी, कितनी है कितनी नहीं है वो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ लोग पढ़ा देते थे, भाई ओल्ड एज पेंशन जाके ले आओ, और आखिर इनको परेशानी होनी पड़ती थी। एक ओल्ड एज आदमी जिसका हम सम्मान करना चाहते हैं वो चक्कर काटे, वो ठीक नहीं। हमने तय किया कि जिसकी 60 साल आयु हो जाएगी, हमारे पास परिवार पहचान पत्र में डाटा है, उस दिन 60 साल का होते ही एक आदमी उनके घर जाएगा कि बाबा या माता जी जो भी हैं, उनसे पूछेंगे कि आप ओल्ड एज पेंशन के लायक हो गए, लेना चाहोगे। एक कंसेंट फॉर्म लेना होता है। मानो कोई कल को ये कहे मैं तो लेना नहीं चाहता, जबरदस्ती कैसे दे देंगे, तो उसका एक छोटा सा फॉर्म भरवा के ले आते हैं, और अगले महीने से उसकी ऑटोमेटिक जो पेंशन है शुरू हो जाती है और बैंक में पहुंच जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता। हमने इस बार 28,000 लोगों की पेंशन ऐसे बनाई है पूरे प्रदेश में। उन्होंने आना नहीं था, आए नहीं कोई भी, उनकी पेंशन बनके घर में पता लग गया कि बैंक से जाके अपनी पेंशन निकाल लो। मैंने कहा था डीसी साहब को कि ऐसे जिले में भी होंगे, कुछ लोग एक बार ले आना, जनता को मैं दर्शन करा दूंगा। ऐसे ओल्ड एज पेंशन के लोग आए हैं कुछ यहाँ है? बुलाइए बुलाइए, आइए आइए आइए। पहले तो उधर मुंह कर लो, फोटो खींच लेंगे फोटोग्राफर, सब खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ। क्या ओल्ड एज पेंशन मिली है? कहीं कहीं गए थे आप, फार्म भरा था? नहीं, आपको कहीं चक्कर काटने पड़े थे? अपने आप आदमी आया? कौन आया था? कार्यकर्ता आया था, फार्म भरवा के ले गया, और उसके बाद आपको कहा प्रमाण पत्र मिल गया कि आपकी जो पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन, ये स्वीकृत की जाती है। बैंक में जाके चेक करो, पहुंच गई होगी। ठीक है, आज इनके क्लिक करके और सबको पहुंचाओ। आपकी वैभी बनी है, कुछ आपको जाना पड़ा, कहीं चक्कर काटने पड़े? कहीं नहीं गए, अपने आप बढ़ के आ गए। क्या दिखा रहे हैं? ठीक है, इसके लिए अलग से आपका मदद करेंगे। अभी तो पेंशन, ये आपका कार्ड बनेगा, इसका भी जो बीमारी का कार्ड है वो पेंशन का उसका बनेगा, लेकिन अभी तो पेंशन की बात है। पेंशन आपकी आ गई है, बैंक में जाना है अभी? हाँ, कब डिलीवर होगी? आज इनकी, ये जो नए लोग बने हैं उनको बुलाया है, और आज ये आने के बाद इनकी पेंशन तुरंत बैंक में आज ही पहुंचेगी। चलिए भाई, पेंशन बन गई 2,500 रुपया, ठीक है? ये कार्ड है तुम्हारा, आधार कार्ड है, ठीक, बहुत अच्छा। तुम्हारी पेंशन बन गई, कितनी 60 साल उम्र हो गई कि नहीं? ठीक हुई है ना? गलत तो नहीं? बढ़िया कर दिया। चलो चलो चलो, भाई दर्शना आपका 60 साल की उम्र हो गई ना? अपने आप बनी है कि कहीं गए थे? हैं? अपने आप बन गई। कौन आया था घर में? अच्छा, बहुत अच्छा। सावित्री बन गई पेंशन, वो तो कितने साल की हो गई? 60 के हो गए ना? चलो, तो आपके यहाँ आया था कोई फार्म भरवाने के लिए? फार्म भरवा के ले गए, आपको तो नहीं चक्कर काटना पड़े? बहुत चल चल चल, बहुत बढ़िया, बधाई आपको। चल चल। तो मित्रों, हमने सारे प्रदेश में ये 23,000 पेंशन ऐसे बनी है, और अब हर महीने 5,000, 7,000, 10,000 जिनका भी 60 साल की उम्र होगी उनको ये पेंशन बन जाएगी। अब इनको हम नहीं कहेंगे कि कहीं ये हाथ इनको उठाना पड़े। बुजुर्गों का हाथ तो आशीर्वाद के लिए होता है, आप बुजुर्गों का हाथ आशीर्वाद के लिए मिलता रहे, यही मेरी आपसे कामना है। भाइयों बहनों, हमने पूरे प्रदेश में जब हम सत्ता में आए थे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना, सबके साथ एक व्यवहार, हरियाणा एक, हरियाणा में एक, इस सिद्धांत को लेकर चले थे, और बिना भेदभाव के आज सारे हरियाणा में विकास के काम हो रहे हैं। लोगों को भी जो उसको सुविधा मिलनी चाहिए वो उनको अपने आप मिल रही है। अभी डिजिटलाइजेशन, कंप्यूटर का जमाना है, हमने उस कंप्यूटर में बहुत सी सेवाएं, कि आपके गांव में सीएससी है या कहीं कस्बे के अंदर अटल सेवा केंद्र है, वहां जाइए और जा करके अपना फार्म भरवाइए, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि मुझे कौन सी सेवा लेनी है। पहले रजिस्ट्री का जो काम होता था, इंतकाल का काम होता था, उसके भी चक्कर काटने पड़ते थे। अब आपको रजिस्ट्री अपने घर बैठे मिलेगी, इंतकाल आपको ऑनलाइन भर दो, आपको घर बैठे होगा। इंतकाल के लिए भी कोई आपको रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, कोई आपको चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। और भाई बहनों, आज भी देखा जाए तो
भ्रष्टाचार, इसके बारे में बहुत सी चर्चाएं चलती हैं और उस भ्रष्टाचार के चर्चा में हमारे जो विपक्षी नेता हैं वो किस प्रकार की बातें उठाते हैं। वो उठाते हैं कि ये भ्रष्टाचार निकल आया। हम कहते हैं भ्रष्टाचार निकल रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमने संकल्प किया था। अंतर इतना ही है कि पिछली सरकारें भ्रष्टाचार को निकालती नहीं थी, बल्कि जो भ्रष्टाचार करे उसको कैसे बचाना है इसको बचा लिया जाता था। हम भ्रष्टाचार कुरेद कुरेद के निकाल रहे हैं, और कुरेद के निकालने का मतलब यह है कि हम भ्रष्टाचारी को और सजा देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। अभी ताजा ताजा उदाहरण है, फार्मेसी काउंसिल में भ्रष्टाचार क्या था, वो सर्टिफिकेट बना करके उनका एक अधिकारी घर में रख लेता था बना के, फिर जिसका बनता था उसको कहता था भाई पैसे लगेंगे तब बनेगा, उससे पैसे मंगवा लेता था और फिर जाकर के उसको सर्टिफिकेट देता था। जब तक नहीं मिलते थे घर में रखता था। जब छापा पड़ा तो उसके घर से पैसे भी मिले, उसके घर से सर्टिफिकेट भी मिले, तुरंत उठा करके जेल में डाल दिया। आज भी 2 लोग जेल में पड़े हैं और जब तक उनको पूरी सजा नहीं होगी तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, भ्रष्टाचार में अगर कोई फंसता है तो उसके लिए और हम जो है उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और ये जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, ये आरोप जो लगाते हैं, चिल्लाते हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, चिल्लाते इसलिए हैं कि पहले भ्रष्टाचार की बजाय ये लोगों को बचाने में रखते थे। आज उनकी जो फौज है जो भ्रष्टाचार करती है, दलाली का काम करती है, कमीशन एजेंटों का करती है, पहली बात तो कि वो सारे बेरोजगार हो गए, उनको काम रहा नहीं। जब कोई पकड़ा जाता है तो फिर भ्रष्टाचार पर चिल्लाएंगे, वो उसको छुड़ाना है। वास्तव में फर्ज तो ये है। हमने कहा कि हम भ्रष्टाचार की जहां भी कोई चीज मिलेगी कलाई खोल देंगे, भ्रष्टाचार नहीं कर देंगे। भ्रष्टाचार को दूर करके और तभी मानेंगे भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो मित्रों, पहले जमाने में लोगों की धारणा क्या थी, कुछ पता भी लग जाए गलत हो रहा है तो एक दूसरे को कहते भाई ये तो ऐसे ही चलेगा, ये को नहीं होगा ठीक, ये धारणा बनी हुई थी। लेकिन आज लोगों का विश्वास जागा है। लोग कहते कि नहीं, अगर कोई गलत बात मिल जाए तो उसकी जानकारी दे दो, थाने में दे दो, कहीं सीआईडी में दे दो, कहीं विजिलेंस को दे दो, कहीं सरकार में अपनी सीएम विंडो में डाल दो, कहीं डाल दो, विभाग का जो सीवी उसको भेज दो, तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो हम करते हैं। हमने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है और इसलिए लोगों को कैसे सुख पहुंचे इसका हम काम करते हैं। पीछे विधानसभा में हमारे कांग्रेस के एक विधायक ने कहा कि एक आदमी उसने मुझे बताया है कि ऐसा ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है। मैंने कहा जिसने बताया है उसका भी नाम बताओ और जिसने किया है उसका भी नाम बताओ। तो वहीं खड़े कर कहता है कि मैं नाम क्यों बताऊं। अरे भाई, अगर कोई गलत बात है आप उसको चिल्पों करते हो, सहयोग तो करो, रचनात्मक तो बनो। गलत काम हो रहा है उसके बताओ तो सही है गलत हो रहा है। एक्शन लेना सरकार का काम है तो हम एक्शन लेंगे, लेकिन भूल जाओ कि भ्रष्टाचार को हम छोड़ देंगे। इस भ्रष्टाचार करने वाले जो हैं, अभी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पुराने आकाओं के साथ अपनी साठ गांठ बांध के रखे हुए हैं और उनके साथ मिलजुल करके हमेशा पैरवी कराते हैं कि हम कैसे न कैसे बच जाए। बचने नहीं देंगे मित्रों। और इसलिए चाहे नौकरियां हो चाहे बदलियां हो, नौकरियों में हमने एकदम पारदर्शिता कि जो मेरिट है उसको नौकरी मिलेगी। पहले तो नौकरियां क्या थी, भाई भतीजा ये मेरा है ये तेरा है, यानी एक मेरे पास डॉक्यूमेंट है सन 2010 का, कोर्ट के अंदर केस चला और कोर्ट ने वो सारी भर्तियां जो है पुलिस इंस्पेक्टर की भर्तियां और सारी छानबीन करने के बाद पुलिस ने एक पर्चा, ये मेरे पास पर्चा है, 8 ऐसे लोगों के नाम लिखे हैं और बताया कि ये फलाने का रिश्तेदार है, उसका भतीजा है, उसका साला है, उसका ये है, उसका 8 के नाम और उन नेताओं के नाम पिछली सरकार के ये स्पष्ट किए हुए। हमारा ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारी भर्तियों में पिछले कुछ ऐसे मामले चले आ रहे हैं, घून कहीं ना कहीं लगा हुआ है, लेकिन हमको पता लग जाए तो तुरंत हम पहला काम करते हैं कि बड़ी मात्रा में अगर नकल हो गई उसको रद्द करते हैं। कांग्रेस की हिम्मत नहीं थी उसको रद्द करे। कांग्रेस की भर्तियां 11 भर्तियां कोर्ट ने तो रद्द की हैं, चाहे वो हाई कोर्ट ने की चाहे सुप्रीम कोर्ट ने की। हमारी किसी भर्ती पर कोर्ट हाथ नहीं लगा पाया। उससे पहले हमको ही लगता है कि गलत हो गया, तुरंत एक्शन हम खुद ले लेते हैं। तो मित्रों, वातावरण बदलने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं और आज सूचना तकनीक के इस युग में
चाहे वो सीएलयू हो, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांसफर हो। ट्रांसफर भी पहले ये पर्चियां लेकर के एक धंधा चलता था, पहुंच जाते थे। ट्रांसफर कराना है अपने हिसाब की सीट पर, कहीं 20,000, कहीं 50,000, कहीं लाख, कहीं 2 लाख ट्रांसफर कराने का ले लेते थे। आज भी लोग कोशिश करते हैं। मैं तो निवेदन यही करूंगा कि ऐसे किसी आदमी पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि अगर आपका काम अपने आप ही हो गया और आप पैसे दे बैठे तो वो ये कहेगा कि मैंने कराया। किसी के पैसे के दम पर कोई काम ना सीएलयू होगा, ना भर्ती होगी और ना ट्रांसफर होगी। आप लोग डट करके अपने उसके ऊपर खड़े रहो कि जो ठीक काम होगा अपने होगा। हाँ, गलत काम के लिए थोड़ा सा पीछे रहने का एक हम भी आपको निवेदन करेंगे। बहुत ऐसा समय आया जब वजीफों में, पेंशन में, राशन में कितने ही घपले पले हुए, वो सारे हमने इस ऑनलाइन सिस्टम से पकड़ करके और सबको ठीक कर दिया है। एक जमीन, अभी 8 दिन पहले की बात बताता हूं, एक जमीन 1986 में हमने यहां तक भी पकड़ा, 86 के अंदर ग्राम शामलात जमीन, और वो किसी ने किसी को रजिस्ट्री करा दी, उसने आगे रजिस्ट्री करा दी, उसने आगे करा दी। आखिर में आज वो जमीन गुड़गांव में एक बिल्डर के पास पहुंच गई। और जब अब हमें पता लगा कि वो जमीन तो गांव शामलात थी, देश शामलात जमीन कोई बेच नहीं सकता, और अब तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है कि जो देश शामलात की जमीनें हैं वो सारी की सारी अब पंचायत की हैं, उसको कोई बांट भी नहीं सकता। तो मित्रों, भाइयों बहनों, ये काम भी कोर्ट हमारे साथ दे रहे हैं। गांव के अंदर जमीनों का बहुत बड़ा एक अथाह भंडार हो जाएगा इसके कारण से, जिसका आप लोग अपने आप उपयोग कर सकेंगे। यहां बताया गया कि हमारी कंसोलिडेशन नहीं हुई है। लगभग 60 गांव ऐसे हैं जो भिवानी जिला और दादरी जिला इसी के बचे हैं। बात तो 8-10 होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। कुल 70 में से 60 गांव इन 2 जिलों के हैं। अब कुछ तो रिकॉर्ड में कमियां हैं, कुछ लोग आपस में भिड़ते हैं, लोगों का कहना है कि मुझे ये मंजूर है, ये नहीं है। चकबंदी का एक नियम होता है कि गांव के सारे लोग राजी होने चाहिए। हमने उसके लिए सारे अधिकारियों को बुलाया। मैंने कहा एक बार गांव के लोगों के साथ बैठ जाओ, कोई नियम अगर आपको लगता है कि न्यायप्रिय नियम और कोई बन सकता है, अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ, तो न्याय करने के लिए गांव से बैठ करके कोई नियम बदलना तो बदल दो, लेकिन सारे गांव के लोग राजी करना ये हमारा काम है, क्योंकि जमीन उनकी है, हमारा नहीं उसमें कुछ भी। एक को कम मिले, दूसरे को ज्यादा मिले, ऐसा अन्याय क्यों करना। इसलिए बहुत जल्दी इस काम को हम पूरा कराएंगे और बिल्कुल भी इसको नहीं जाने देंगे। एक आरोप कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं आजकल महंगाई का। मित्रों, महंगाई के नाते से एक बात स्पष्ट बताना चाहता हूं मैं। अब युग ऐसा आ गया है कि दुनिया में कोई भी घटना हो जाए उसका असर सारी दुनिया के देशों पर पड़ता है। पहले नहीं होता था। पहले तो हमारे घटना तो हमारे असर पड़ गया, कहीं और की घटना तो वहां का असर पड़ गया। लेकिन अब पिछले दिनों में रूस और यूक्रेन, इसका जो झगड़ा आज भी चल रहा है, कई महीने हो गए, उस झगड़े के कारण से अर्थव्यवस्था कई प्रदेशों की चरमरा गई। कई जगह के एक्सपोर्ट वो गड़बड़ हो गए, कई जगह के इंपोर्ट गड़बड़ हो गए हैं, चीजों की कमी हो गई तो महंगाई हो गई है। इसके ऊपर पूरी नजर केंद्र सरकार ने रखी हुई है, क्योंकि ये हमारे यहाँ के किसी भी कारण से कोई महंगाई नहीं, बल्कि पेट्रोलियम पदार्थ हो, स्टील हो, कोयला हो, ये सारी चीजें बाहर के देशों की महंगाई के कारण से यहाँ उसका असर है। लेकिन मैं मान के चलता हूं, नरेंद्र मोदी जी जैसे एक योग्य, खुलझे हुए और एक नीतिगत निर्णय लेने वाले, किसी को तकलीफ ना पहुंचाने वाले, उन्होंने तो रूस को और यूक्रेन को भी साथ रखा हुआ है। दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन जहां तक मोदी जी का सवाल है, तो यूक्रेन के भी राष्ट्रपति को और रूस के भी राष्ट्रपति को, दोनों को बराबर बात करते हैं कि आपस में मिल बैठ के भाई सुलटा लो, मामला ठीक कर लो, लड़ाई का फायदा नहीं है। तो शांति प्रिय देश हमारा, फिर भी कुछ चीजों की जो तकलीफ होती है उसमें सरकार ने कई निर्णय लिए हैं। अभी पिछले दिनों डीजल और पेट्रोल की कीमतों में केंद्र सरकार ने 9.5 रुपए और 7 रुपए ये कम किए थे, इसीलिए यहां भी महंगाई कम हो। जैसे खाद के ऊपर सब्सिडी, खाद भी क्योंकि बाहर से आता है, इसकी सब्सिडी कम ना करते तो बहुत महंगा हो जाता है। उस पर भी 1 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी ये केंद्र सरकार ने दी है। तो हमारे यहां से स्टील बाहर जाता था, उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी ये बढ़ा दी ताकि बाहर ना जाए, हमारे यहां बिके, ताकि हमारा महंगा ना होगा। इस प्रकार से कच्चा तेल, सोयाबीन, सूरजमुखी, चीनी, खाद्य सुरक्षा, इन सब चीजों पर केंद्र सरकार का ध्यान है, अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। कहीं किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वरना तो महंगाई का हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, उस महंगाई को लेकर के वहां गृह युद्ध शुरू हो गया, एक दूसरे को मारपीट शुरू हो गई है, मौत के गले घाट उतार रहे हैं।
हम समझदार लोग, केंद्र सरकार के वेतन भी ऐसे हैं, हमें भी थोड़ी बहुत अपनी समझदारी रखनी पड़ेगी कि हमारे अपने कारण से नहीं है, ये दुनिया में जो कुछ उथल पुथल हो रहा है उसके कारण से हो रहा है। एक विषय जिसकी मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगा वो कांग्रेस का। मैं आज जानबूझ के इसलिए कि विषय सारे हम अपने पास, हमको जानकारियां होती हैं, हम समझो कर रखते हैं अंदर, लेकिन रोज रोज कोई बोलेगा उसका जवाब देते रहेंगे, उसका कोई अर्थ नहीं है। एक विषय बार बार बेरोजगारी का वो उठाते हैं और कभी अध्ययन करते नहीं है। केवल एक CMIE, ये एक मैगजीन है, प्राइवेट मैगजीन है, प्रॉफिट कमाने वाली मैगजीन है, वो उल्टा सीधा आंकड़ों का प्रचार करते रहते हैं, उसको उठा करके और हमारे कांग्रेस के लोग ये लगे रहते हैं। और उसका भी बड़ा अजीब, अगर मैं आपको उदाहरण दूंगा तो आपको लगेगा कि किस लेवल तक, अरे झूठ उतना ही बोलो जो खप जाए। अगर झूठ खपे नहीं तो आपकी विश्वसनीयता कम होगी, आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा, पहले ही आप खत्म हैं, बच्चे कुछ और खत्म हो जाओगे। देश भर में कांग्रेस खत्म हो चुकी है, एक एक प्रदेश उनका बाहर जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं विपक्ष थोड़ा बहुत बना रहेगा, कम से कम रचनात्मक तरीके से सच बोल करके अगर हमारी वास्तव में कमी तो बताए तो सही, लेकिन झूठ बोल करके ऐसा करे तो नहीं। जो मैंने CMIE की जो मैगजीन बताई है, उसने पिछले 3-4 महीने से कुछ आंकड़े देने शुरू किए। वो आंकड़े क्या कहते हैं कि 15 साल से 19 साल तक के जो नौजवान हैं उनकी बेरोजगारी बता रहे हैं वो 57%। अब 15 साल से 19 साल का बच्चा वो रोजगार करेगा, पढ़ाई करेगा? 15 साल वाला तो बड़ी मुश्किल से वो 8वीं 9वीं में होता है, 19 साल वाला 10वीं 11वीं 12वीं में होता है। तो जो पढ़ाई कर रहा है तो उसको बेरोजगार की श्रेणी में क्यों आप मानेंगे? और मेरे पास आंकड़े हैं, 15 साल से 19 साल हमने जो परिवार पहचान पत्र बनाया उसमें मैंने आज ही आंकड़े निकाले सुबह, तो उसमें क्या ध्यान में आया कि कुल 25.5 लाख 15 से 19 साल तक के नौजवान हैं, 25.5 लाख, और उसमें से 24 लाख जो है पढ़ाई कर रहे हैं। 24 लाख बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एक एक का रिकॉर्ड है मेरे पास। केवल 1.5 लाख बच्चा ऐसा जो पढ़ाई नहीं कर रहा, किसी भी कारण से पढ़ाई छोड़ गया होगा, या मानो उसको कोई काम मिल गया होगा, घर की जरूरत होगी। पर हम चाहते हैं कि 12वीं तो हर किसी को करनी ही चाहिए, 12वीं से पहले कोई बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। और बेरोजगारी 15 से 19 में जो हमारे पास आई है वो 2.33%, जिसको वो 57% बता रहे हैं, हमारे पास वो 2.33% है। बताओ 15 से 19 साल के लड़के 57% बेरोजगार हो सकते हैं क्या? बताइए, 15 से 19 के बच्चे 57%, आधे से ज्यादा बेरोजगार हो सकते हैं क्या? बताओ, हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। यही हाल उनका है। उनका 20 से लेकर 24 साल तक उन्होंने 41% बेरोजगारी दिखाई है। क्योंकि ये भी नौजवान ऐसा होता है जो या तो अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, या कॉलेज में पढ़ रहा है, या कहीं ITI में है, पॉलिटेक्निक में है, कंप्यूटर सीख रहा है। तो इस उम्र में आकर के जो कुल संख्या है 26 लाख है, यानी 20 से 24, ये 26 लाख संख्या है। और 26 लाख में से 15.5 लाख विद्यार्थी। यहां विद्यार्थी संख्या कम हो जाती है, बहुत लोग +2 के बाद छोड़ करके अपना कहीं ना कहीं लग जाते हैं। यहां रोजगारी जो बेरोजगारी है हमारे पास 11% है, 11.6%। 2,87,000 इनमें से बेरोजगार हमारे आंकड़े हैं। अब इनको लगातार काम चलता है, सरकार प्रयत्न करती है, लोग अपना प्रयत्न करते हैं। 2 लाख 3 लाख अगर ऐसे लोग होंगे, वो तो पढ़ाई खत्म करने के बाद कभी भी रोजगार की लाइन में होंगे ही। हम उसके लिए रोजगार की जो चीजें कर रहे हैं उसके अंदर एक काम हमने जो किया, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, जिसकी आय 1 लाख रुपए से कम है, उसके एक सदस्य को हम काम कराएंगे। और उसको काम कराने के लिए हमने मेले लगाए हैं। उन मेलों में लगभग 3.5 लाख परिवारों के लोग आए हैं। 3.5 लाख परिवारों में से 1.5 लाख परिवार ऐसा है जिन्होंने कहा हम कोई ना कोई अपना काम करना चाहते हैं। आज बैंकों से, बाकी सरकार की योजनाओं से उनसे बातचीत करनी पड़ती है, लगभग 29,000 लोगों को, और हम जो है सैंक्शन करके उनको पैसा दे चुके हैं, उनका रोजगार खड़ा कर चुके हैं। सरकारी नौकरी नहीं है। 29,000 लोगों को हमने, उनको अपने पैरों पर, कोई भैंस बांधेगा, गाय बांधेगा, दूध निकालेगा, अपना बेच करके अपना काम करेगा, कोई छोटी दुकान करेगा, कोई प्राइवेट नौकरी करेगा, ऐसे 50 तरह के काम उसको बताए हैं। कुछ उसके अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं, स्किलिंग की ट्रेनिंग। आखिर लड़के छोटा छोटा काम स्किलिंग के बाद ट्रेनिंग लेके कर सकते हैं। अब एक मानो नाई का बेटा
वो कहता कि मैं अभी सीखा कुछ नहीं हूं, मेरे पिताजी तो 10-20 ग्राहक उसके पास आते हैं, उसका रोजाना का गुजारा हो जाता है, वहां इतना पैसा मिलता नहीं। हम कहते तुम अपना सैलून खोलो, 3 महीने की ट्रेनिंग करो, हम 2 लाख रुपया तुम्हें लोन लेके देते हैं। और एक शहर के अंदर किसी भी अच्छे बाजार में, अगर मानो अच्छे बाजार में नहीं तो कहीं दूसरे स्थान पर भी जहां 2 लाख से काम हो जाए, वहां जाकर के सैलून की दुकान खोल के कमाओ। और ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो रोजाना 1,500 2,000 रुपया कमा रहे हैं, क्योंकि आज अच्छे फैशन वाले लोग, पैसे वाले लोग सब उनको मिलते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया, खाती का बेटा आज अगर कुछ सीख जाए तो सीखा हुआ काम बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में, मैसन, खाती, इनकी जरूरत है। विदेश के लोग हमसे मांगते हैं कि पढ़े लिखे सीखे हुए कुछ ड्राइवर भेज दो, कोई मिस्त्री भेज दो, कोई लोहार का काम करने वाले भेज दो, ऐसे लोग नर्सिस भेज दो। दुनिया के अंदर मांग है हमारे युवा की, लेकिन उसकी ट्रेनिंग ये हम करा रहे हैं। इसके लिए हमने अलग से यूनिवर्सिटी बनाई है, उस यूनिवर्सिटी में हम लोग काम दे रहे हैं। नई फैक्ट्रियों में 75% हरियाणा का युवा लगेगा, इसके लिए हमने कानून बना दिया। हालांकि लागू इसी जनवरी से हुआ, जनवरी के बाद अब धीरे धीरे जब लोग लेंगे, हिसाब किताब अपना बताएंगे, तब पता लगेगा कि नई फैक्ट्रियां पुरानों पर लागू नहीं है। नई फैक्ट्रियां जो लगाएंगी वो 75% युवा जो हैं वो रोजगार हरियाणा के लोगों को मिलेगा। इसलिए मित्रों, रोजगार के नाते भी जो ये बोलते हैं, इनकी कलई मैंने खोल दी है कि झूठ के अलावा कुछ नहीं। किसी और ये ऐसा झूठ जनता भरोसा नहीं करती। हमने तो सरकारी नौकरी अभी सीईटी के माध्यम से लगभग 36,000 लोगों को नौकरी उसमें मिलेगी। 80,000 लोगों को पहले हम नौकरी दे चुके हैं। 5,000 अभी सिपाही लगे हैं, 5,000 अभी क्लर्क लगे हैं, अभी लगे हैं ये, और बिना किसी पैसे के। गरीब आदमी के बच्चे को 5% का अतिरिक्त अंक देते हैं। भैया जो गरीब आदमी जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है, 5% ले जाओ। अच्छा ये बताओ, सिपाही की नौकरी जिसके गांव में लगी है, हमारी अपनी या पड़ोसी या किसी के यहां, हमारे गांव में सिपाही की नौकरी लगी और बिना किसी को दिए कुछ लगी है, जरा हाथ खड़े करो। इतने लोग ऐसे हैं। और किसी से कोई आना पैसा लिया हो तो हमको बता दो, आधी रात से यूं निकाल लेंगे गेट्टे में खुट्टी डाल के, अगर किसी ने पैसे लिए। भाई बहनों, मार्ग हमारा बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी आपकी सेवा के लिए हम लगातार लगे हैं। एक और जो या खिलाफत कर रहे हैं आजकल, वो भी 1-2 मिनट में बता के फिर मैं आपकी घोषणाओं योजनाओं के बारे में बताऊंगा। वो है अग्निपथ योजना। खूब शोर मचाया उन्होंने। और अग्निपथ योजना में शुरू में क्या कहा, बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी, 4 साल बाद क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अभी हमने कहा कि 4 साल में उनको ट्रेनिंग के नाते ट्रेनिंग होगी, देशभक्ति की भावना सीखेंगे। घर बैठे रहेंगे तो कौन सा कोई उनको तुरंत नौकरी थोड़ी मिलनी है। वहां कम से कम तैयार होके आएंगे, और तैयार होके आने के बाद उनको कुछ पैसा मिल जाएगा, साथ लाएंगे, उस पैसे से अपना कोई काम कर सकते हैं। 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा, आगे पढ़ाई कर सकते हैं। 10% का रोजगार, हमारी जो केंद्र की संस्थाएं हैं, केंद्र के जो विभाग हैं, उन्होंने 10% का अपने अपने यहां रख लिया है। और अच्छा कोई काम धाम भी कोई कर सकता है। मैंने बाद में घोषणा की कि अगर उसको और कोई काम करना नहीं मिलता तो जिस दिन वो आएगा 6 महीने के अंदर अंदर हरियाणा सरकार गारंटी है उसको नौकरी देगी, हम सबको ले लेंगे। हमें तो सीखे सिखाए ट्रेंड नौजवान मिल रहे हैं, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। आज हम यही देखते रहते हैं कर्मचारी ईमानदार है कि नहीं, क्योंकि हर धंधे तो सब लोग करते ही हैं, चाहे कर्मचारी हैं चाहे अधिकारी हैं, किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ। लेकिन वो एक क्लास ऐसी होगी जिस पर भरोसा किया जा सकता है कि देश की सेवा करने गया था, और वहां भी जो उस प्रकार की ट्रेनिंग होगी वो उसकी देश सेवा की होगी। तो मित्रों, जो हमने रोजगार के नाते से जिन लोगों को रोजगार दिलाया है, मुझे बताएगा कि ऐसे भी कुछ लोगों को यहां बुलाया है। कितने लोग आए हैं यहाँ? जो 29,000 लोग मैंने बताया, उसमें से आ जाओ, एक बार आ जाओ। इनको आपको इनके भी दर्शन कराते हैं कि इन्होंने कितना लोन लिया और कितना इनको मिला और क्या काम करेंगे। तो लोग कितना पैसा मंजूर हुआ है? 98,000। क्या करोगे 98,000 का? बकरी खरीदेंगे। बकरी 98,000 में थोड़ी आएगी, भैंस भी ले लेंगे। अच्छा, भैंस भी लेंगे, बकरी भी लेंगे, कमाएंगे, फिर बच्चों को पालेंगे। बहुत बढ़िया।
नहीं अपने आप मिला इनको। कैंप में गए थे, कैंप में गए थे ना, मेले में गए थे ना, हाँ वही मंजूर हुआ। एक बार इनके नाम की जोरदार ताली बजा दो कि इनको मेले में जाने के बाद सिलेक्ट किया। बहुत गरीब महिला दिख रही है, 98,000 इसको मिल गया। तो इसको वैसे तो कोई 5,000 भी ना दे, 10,000 भी ना दे, लेकिन 98,000 के बाद ये अपनी बकरी अपनी भैंस पालेगी, बच्चों को पालेगी। हाँ तुम्हें कितना मिला? 80,000। क्या करोगे 80,000 का? है भैंस लेंगे सबको, भैंस और बकरी यही काम है, और भी कोई है? चलो बहुत बढ़िया। हाँ बहन तुम्हें क्या 80,000 मिला, क्या करेंगे? हैं डेयरी, हाँ तो डेयरी तो कई भैंस होंगी तब खुलेगी, शुरुआत एक से करेंगे। चलो हाँ आप क्या करेंगे? आप भी डेयरी लेंगे 80,000 रुपया। भैंस बनाएंगे कि गाय लाएंगे? हैं भैंस और गाय भी पाल लीजिए। चलो हाँ तुम्हें क्या करना है? हैं अच्छा सुअर भेड़ बकरी भैंस डेयरी, इसको भी 80,000। ज्यादातर लोग हमारे गांव के वही हैं जो भेड़ बकरी और कृषि क्षेत्र में क्या करोगे 1 लाख का? हैं अच्छा भैंस लाओगे। चलो और क्या करेंगे? ब्यूटी पार्लर की दुकान बढ़ाएंगे। बढ़ा ली है? कितना पैसा खर्चा आया? 1 लाख आ गया, बहुत अच्छा। ये सबने जो काम बताया वही करना है, चेकिंग होगी। अगर काम नहीं किया तो पैसे वापस देने पड़ेंगे। हाँ क्या करेंगे 1 लाख का? कपड़े की दुकान, बहुत अच्छा। चलो हाँ भाई तुम क्या करोगे 1 लाख का? भैंस लेंगे, बहुत अच्छा। चलो तो मित्रों कुल मिला के हमने जितने भी ये अग्निवीर की मैं बात बता रहा था, इनका भविष्य ये सुरक्षित भविष्य है। और मैं तो चाहूंगा कि 17.5 साल से लेकर के इस साल तो 23 साल, इसके बाद वो 21 साल की उम्र हो जाएगी। जितने युवक हैं अवसर मिले सबको जाना चाहिए, क्योंकि सब जाएंगे तो अपने जीवन को बदल करके आएंगे और उसका आगे का जीवन जो है वो सुधर जाएगा। भाइयों बहनों कुछ आपकी यहां तकलीफें भी हैं और उन तकलीफों के ऊपर पूरा विचार करके जो डिमांड्स दी गई हैं उन डिमांड्स के बारे में भी जो है हमने आज विचार करके कुछ तो चंडीगढ़ से अधिकारियों से क्लियर होके आई हैं, कुछ उन्होंने कहा कि इसका हमने और फिजिबिलिटी भेज करके अपने अधिकारियों को पता कराना है कि काम संभव है कि नहीं है। आपके इलाके में जैसे बताया पानी और सीवरेज, ये 2 बड़ी समस्याएं हैं। इन दोनों बड़ी समस्याओं के बहुत से प्रोजेक्ट आज शिलान्यास भी किए हैं और वो जो नए हैं उनको भी और मैं घोषणा उसकी कर रहा हूं। तो इस नाते से एक बात जो यहां की मांग थी कि दादरी को एनसीआर से बाहर कर दिया जाए। दादरी को भिवानी को हमने एनसीआर से बाहर करा दिया। कोई समस्याएं जिस प्रकार की पहले लाइसेंस की, पोल्यूशन की, तरह तरह के जो बंधन लग गए थे कामकाज में, वो सारे अब उसमें से खत्म हो जाएंगे। तो इस काम को भी हमने भी कराया है। जहां तक योजनाओं का विषय है उसमें आज जो उद्घाटन हुआ है मैंने बताया कि 350 करोड़ रुपए की इन योजनाओं का जो उद्घाटन हुआ है। कुछ पहले से जो चल रही हैं जिसमें कैनाल बेस पानी के जो टैंक 53 गांवों के, ये कुछ भिवानी के हैं कुछ चरखी दादरी के हैं। दादरी क्योंकि पहले दोनों जिले एक ही होते थे तो इसलिए वो साझा काम 153 करोड़ रुपए का ये पहले से चल रहा है। इस बहुत जल्दी इसको पूरा करेंगे। स्पोर्ट्स स्टेडियम जिसकी बात हमारे सोमवीर जी कह रहे थे, अभी तो चरखी दादरी में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का और जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये बनेगा, एक बार ये बनने के बाद फिर धीरे धीरे जो आसपास के छोटे स्टेडियम्स हैं उनमें भी प्रैक्टिस कराएंगे। जो पार्क एवं व्यायामशाला है गांव की, उनके माध्यम से भी छोटे बच्चों को तैयार करेंगे। परंपरागत खेलों के लिए छोटे छोटे स्टेडियम पहले बनेंगे। इसके बाद जब एक वातावरण सारा बनेगा फिर हम दादरी में कोई बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोई बनाना होगा तो उसका विचार बाद में होगा। लेकिन अभी तो एक 20 करोड़ रुपया हमने जो है खेल के लिए और दादरी को ये मंजूर किया। पीडब्ल्यूडी का एक रेस्ट हाउस जो पुराना रेस्ट हाउस है उसके बगल में, ये भी 14 करोड़ रुपए की राशि से ये चल रहा है काम। बहुत जल्दी इस काम को भी हम
करा देंगे पूरा। जिनके आज फाउंडेशन स्टोन रखे हैं वो तो सब डीसी साहब बता ही देंगे। ये कुल मिलाकर के मैंने बताया 350 करोड़ के ये सब बने हैं। एक विषय है बारडा का। बारडा के कुछ लोग आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा कि एक नगर पालिका बनी है, इसको पंचायत बना दी जाए। अब मुझे पता नहीं है कि ज्यादा लोग पंचायत के हक में हैं या ज्यादा लोग नगर पालिका के हक में हैं। ये समस्या बास गांव में और सिसाए में, हिसार जिले के दोनों गांव हैं, बड़े बड़े गांव हैं, वहां भी आई थी। वहां हमने डिप्टी कमिश्नर को कहा, उसका एक हल निकाला था। वही हल मैं यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको कहता हूं कि उसी प्रकार का एक हल निकालें। हल क्या है कि सरकारी एक 10-11 लोगों की टीम बनेगी और वो टीम पूरे बारडा में और जो साथ में दूसरा गांव है, दोनों गांव में हर घर में जाएंगे और हर एक की रायशुमारी करेंगे कि आपको पंचायत चाहिए या नगर पालिका चाहिए। देखिए, नगर पालिका के अपने लाभ हैं, पंचायत के अपने लाभ हैं, लेकिन लोग जब आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत से गांव नगर पालिका की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा होने के बाद तो नगर पालिका अपने आप बन जाती है, लेकिन जब ये 8-10 हजार के रेंज में रहती है तब दोनों तरफ झूलते रहते हैं। तो डिप्टी कमिश्नर साहब अगले 3 दिन में टीम बना करके और सोमवार तक हर घर का एक हो जाए, सर्वे हो जाए और उसकी रिपोर्ट सोमवार शाम को आप आने जाने, ताकि हम वहां मंगल बुध में बैठ करके उसका निर्णय कर लेंगे। आपके जितने विधायक सांसद भी हैं, यानी सांसद हमारे धर्मवीर जी हैं, इनसे भी बात करेंगे, विधायक सोमवीर जी इनसे भी करेंगे, नैना चौटाला जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने भी कहा कि हाँ इसका एक सर्वे कराने का काम कर लीजिए। तो ऐसा सर्वे होने के बाद फाइनल निर्णय लेंगे। कोई बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। गांव रहेगा तब कुछ और लाभ है, शहर होगा तब कुछ और लाभ है। आपको विकास के नाते बराबर ही रखेंगे, बल्कि विकास में कई बार शहर में ज्यादा होते हैं। हमें डर लगने लगता है कि कहीं हमारे ऊपर चूल्हा टैक्स ना लग जाए, कहीं शुल्क क्या हाउस टैक्स ना लग जाए, कहीं डेवलपमेंट टैक्स ना लग जाए। अरे उसके साथ काम बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी मैं किसी तरफ भी नहीं कहूंगा। मैं तो ये कहूंगा कि आप निर्णय करें और जो निर्णय करेंगे उसके हिसाब से ही उसको हम घोषणा करेंगे। मित्रों, जैसा बहुत से विभागों की जो योजनाएं, जो डिमांड बताई गई थी, छोटी बड़ी डिमांड लगभग 600 थी, और अगर मैं 600 डिमांड का जवाब यहां देने लग जाऊं तो शायद जितना समय अब लगा इससे 3 गुना और लगेगा। इसलिए वो तो मैं नहीं लगा रहा समय, मैं मोटे मोटे रूप से कि किस विभाग की कितनी डिमांड है और कितना पैसा उसका खर्च हो रहा है, बाद में डीसी साहब से वो लिस्ट भिजवा देंगे, कल भिजवा देंगे। और हमारे जो प्रतिनिधि हैं, एमएलए, एमपी और पार्टी के लोग, वो वहां से लिस्टें लेकर के आपके गांव के हिसाब से बता देंगे कि कौन से शहर के लिए, कौन से गांव के लिए और क्या क्या घोषणाएं हुई हैं। मोटी मोटी इक्का दुक्का फिर भी बता दूंगा। जैसे डेवलपमेंट पंचायत, इस डेवलपमेंट पंचायत की कुल 6, 24, 32 यानी 42 गांव इसके छोटे बड़े काम हैं। और इनमें कहीं कम्युनिटी सेंटर का है, कहीं अंबेडकर भवन का है, कहीं अधूरी फिरनी का है, कहीं चौपाल का है। तो ये सब मिला करके जो सारे काम मंजूर किए हैं, 42 काम, ये 48 करोड़ रुपए के ये काम सारे मंजूर किए जाते हैं। ऐसे ही पावर, बिजली विभाग, इसके भी 8 तो सबस्टेशन ही हैं, रानीला, गोठड़ा, लोकल झोजूकला, लोकल दादरी, मनकावास, लोकल डेला कला, लोकल पारडा, तो 8 ये हैं। इसके अलावा भी अलग अलग 5 काम और हैं, तो ऐसे कुल 13 काम हैं। इस पर भी लगभग 45 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इसको भी मंजूर किया जाता है। इसके बाद है मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें। ये दोनों विधानसभाओं की मात्रा बहुत बड़ी है। 40 सड़कें जो फिजिबल हैं, हो सकता ज्यादा दी हों, लेकिन 40 में से मंजूर हो गई हैं। तो बारडा विधानसभा की भी हैं, दादरी की भी हैं, और इसके ऊपर भी लगभग 45 करोड़ रुपया इसका खर्च आएगा। 45 नहीं है, 41 करोड़ रुपया। इसी प्रकार ट्रीटेड वेस्ट वाटर, इसको एसटीपी इसका बना करके और आगे इसको गांव के अंदर यानी यूज करेंगे सिंचाई के लिए। इस पर हैं तो गांव सारे भिवानी जिले के, आलूवास, प्रहलादगढ़, निमरीवाड़ी, ढाणा, नरसण, नांगल, अजीतपुरा, गोरीपुर, कितलाना, ढाणा, लाटनपुर,
तो ये 75 करोड़ रुपए का ये काम अब उन्होंने गलती से लिख दिया है, फिर भी मैंने घोषणा करनी है कि भिवानी जिले के ये जो गांव हैं 10 गांव, इसमें 75 करोड़ का काम ये मंजूर किया। दादरी जिले के छोटे बड़े जो इरिगेशन के काम हैं, ये 39 काम हैं। 39 काम पर लगभग 62 करोड़ रुपया ये खर्च आएगा, जिसमें खास करके भागवी माइनर, संजरवास माइनर, भगेश्वरी माइनर, जो बड़े काम है बता रहा हूं मैं, मिस्त्री ड्रेन, चांग ड्रेन, निमरी ड्रेन, मालकोस लिंक, बधवाना डिस्ट्रीब्यूटरी, बामला माइनर, पाइपलाइन इन अचीना, एसडीओ ऑफिस, एसडीओ रेजिडेंस, औंदकला, वहां के पानी का। तो ऐसे जो बड़े बड़े काम ये हैं, कुल मिलाकर 39 काम 62 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर किया है। इसी प्रकार पब्लिक हेल्थ में दादरी के पब्लिक हेल्थ की समस्या बहुत पहले से हमको जानकारी है। कुछ तो आज भी छोटे काम हैं, वो शिलान्यास किए हैं। 3 बड़े काम, जिसमें वाटर सप्लाई स्कीम अमृत योजना में है, सीवरेज रविदास मोहल्ला अमृत स्कीम में है, ऐसे ही सीवरेज डिस्पोजल ऑफ चरखी दादरी अमृत स्कीम में है। तीनों काम का 76 करोड़ रुपया ये दादरी शहर के लिए मंजूर किया जाता है। दादरी और बारडा के गांव के जो काम हैं, डूडीवाड़ा किशनपुरा, डूडीवाड़ा नंदकरण, रामपुरा, सारंगपुर, मैराणा, मोंदकला, पांडवा, स्वरूपगढ़, मंडोली, फतेहगढ़, भागवी, रावड़दी, गसोला, नरसिंहवास, ये जो सारे काम हैं, जिसमें या तो पाइपलाइन बिछाने का पानी का है, या कहीं कहीं सीवरेज का होगा, या कहीं बरसाती पानी को जो निकालना होता है उसका होगा, ये 16 काम, इसको भी 57 करोड़ रुपया ये मंजूर किया जाता है। ये भी पब्लिक हेल्थ के। पीडब्ल्यूडी की सड़कों का बहुत जोर मार रखा है। नेशनल हाईवे ने भी, हमारे यहाँ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने भी, और आपकी डिमांड भी ऐसी है कि कई डिमांड ऐसी है जिसको लगता है कि इस पिछड़े जिले में बहुत जरूरत है। तो उसमें एक बड़ी योजना तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो दादरी का बाईपास आप लोगों ने लिखा है, दादरी का बाईपास नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने डीपीआर बना ली है, और ये जो 334B जो मैंने बताया कि गसोला झज्जर ग्रीनफील्ड रोड, ये वहां से होकर के और जब बाहर से आएगा तो दादरी की सारी बाहर की सड़कें, महेंद्रगढ़ रोड, लोहारू रोड, भिवानी रोड, फिर उसके बाद रोहतक रोड, फिर झज्जर रोड, हो गई सारी, रहेगी। तो ये सारी रोड को मिलाते हुए बाईपास भी बनेगा, और उसका जो नेशनल हाईवे, उसकी एक लंबी बड़ी प्रोजेक्ट उन्होंने बनाई है। कुछ काम होना शुरू हो गया, कुछ उसके अंदर और बाकी वो पूरा होगा। सड़कों की योजना में आप लोगों ने जो डिमांड दी है, उसमें एक बड़ी डिमांड है चरखी दादरी से खेरड़ी मोड़ तक इस रोड को दोबारा बनाना। इस रोड के लिए 81 करोड़ रुपया ये मंजूर किया जाता है। इसके अलावा एक 18 करोड़ रुपए की है झोज्जू कादमा सतनाली रोड। ये 18 करोड़ रुपए की सड़क, ये भी दोबारा से बनाई जाएगी, शायद टूट गई होगी, इसको मंजूर किया जाता है। फिर और जो 5 करोड़, 6 करोड़, 4 करोड़ की ये जो सब योजनाएं हैं, ये सब मिलाकर जो मैंने बताया 56 सड़कें हैं दोनों विधानसभाओं की, जो मैंने पहले बता दी वो भी। तो इन 56 की 56 विधानसभाओं में 201 करोड़ रुपया इन सड़कों के लिए मंजूर किया जाता है। इतनी बड़ी राशि से भी खुश नहीं, 201 करोड़ रुपया केवल सड़कों के लिए। देखिए, जहां सड़कें ठीक बन गई ना, हमारे नितिन गडकरी जी कहा करते हैं कि अमेरिका की धारणा है, अमेरिका में धारणा यह है कि यहां की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है कि अमेरिका बड़ा जो है अमीर देश है, वो इसलिए सड़कें अच्छी नहीं है, बल्कि उनकी धारणा यह है कि अमेरिका इसलिए अमीर है कि वहां की सड़कें अच्छी हैं। तो जहां की सड़कें अच्छी हो जाती हैं, वहां रहन सहन का हमारा जो बहुत अच्छा हो जाता है। विद्यार्थी भी, नौजवान भी, चाहे इधर से उधर जाते हैं, किसान इधर से उधर जाते हैं, व्यापारी इधर से उधर जाते हैं, और सबसे बड़ा तो उद्योग, नया उद्योग वहां आता है और लोगों को रोजगार मिलता है। इसलिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा लाभ ये
चरखी दादरी जिले को होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चकबंदी की बात मैंने बताई दी है। एजुकेशन, अब जो मैं संख्या 600 बता रहा था, इसमें एजुकेशन के छोटे छोटे काम हमारे विधायकों ने बहुत ज्यादा लिख दिए। उन छोटे कामों में मानो कमरे हैं, चारदीवारी है, कहीं पानी की व्यवस्था है, कहीं छोटे मोटे और काम हैं, बड़ा काम नहीं है। लेकिन छोटे कामों में भी 190 स्कूल ये कवर हो रहे हैं और इसके 190 स्कूल में छोटे छोटे कामों का हमने शिक्षा विभाग का 25 करोड़ रुपया मंजूर किया है कि उसमें सारे काम करवा लें, कम रहेंगे तो और भेजेंगे। 25 करोड़ जो है छोटे छोटे काम है, पानी है, कमरा है, ग्राउंड है, सड़क है, नाली है, तो ये सारे काम इससे हम करा सकते हैं। स्पोर्ट्स का मैंने पहले बता दिया, 20 करोड़ रुपया हमने मंजूर किया है। एक बस अड्डे की हिमलोटा में मेन अड्डे पर पंचायत की जमीन पर मिनी बस अड्डा निर्माण, ये भी हो जाएगा। बारडा में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च स्कूल, इसको भी मंजूरी है, ये दोनों काम भी हो जाएंगे। एक चीज इसी के अंदर और जोड़ूंगा मैं कि ये जो मैंने घोषणाएं की हैं, ये है कुल मिलाकर 645 करोड़ रुपए की, 645, जो पिछली बार से भी ज्यादा थी। और इसके अलावा सरकार सभी पंचायतों को, नगर पालिकाओं को एक अलग फंड भेजती है। उस फंड से नगर पालिका के लोग और पंचायत के लोग अपने जो छोटे छोटे काम हैं, नाली है, गली है, सड़क है, कोई मुरम्मत करानी किसी बिल्डिंग की, नई बिल्डिंग सब सरकार पैसा देती है, लेकिन कहीं रिपेयर कराना है, जो कोई छोटे काम हैं 2-5 लाख 10 लाख के, वो पंचायतों को अलग से फंड आता है। तो ये फंड भी इस साल में कितना आएगा, इसका भी अभी मैंने मंजूर कर दिया है। 81 करोड़ रुपया तो सारे ग्रामीण इलाके में आएगा और 19 करोड़ रुपया दादरी शहर में आएगा, तो कुल 100 करोड़ ये हो जाएगा। 645 और 100, 745 करोड़ रुपए की आज सब योजनाएं आपके सामने मैंने जो है वो घोषणा की है। मित्रों, मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले चौधरी धर्म सिंह जी ने एक सुझाव दिया था कि हमारे यहाँ के सभी विधायक और सभी सांसद को साथ मिलाकर और भी जो प्रमुख लोग हैं पार्टी के, उनको मिलाकर कुछ सुझाव लिए जाए। हम तो चाहते हैं सुझाव मिलने चाहिए। हम अपने बजट बनाते समय पूरी घोषणा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमें अपना सुझाव भेजे, हम उस बजट में सम्मिलित करेंगे। विधायकों, सांसदों को भी भेजते हैं, आम जनता को भी भेजते हैं, संगठनों को भी भेजते हैं। हम फिर भी दोबारा से एक बार बैठ करके कई अच्छे सुझाव नीचे से आ जाते हैं। हो सकता है हमारे विभाग के मंत्री या वहां के सेक्रेटरी के दिमाग में ना आते हों, इसलिए आप जो सुझाव उनको बताएंगे, हम यथासंभव उनको पूरा करने का और ये पूरा प्रयत्न करेंगे। और एक अपील मैं आप लोगों से करता हूं, दादरी के लोगों ने तो बहुत अच्छा अपना कर्तव्य निभाया। दादरी की नगर परिषद ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में आपने डाली, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं।